हम्म। चलिए, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का रॉयल इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप में से कुछ विद्यार्थी, या कहूँगा 99.99% कैंडिडेट, जैसा कि कल जो है राजस्थान के सबसे विख्यात और प्रख्यात पेपर कृषि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने गए होंगे ना। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल सिलेक्शन होना अलग बात है, पेपर में जो आपने पढ़ा उसमें से आपको कितना आया वो अलग बात है, ठीक है। जैसे मान लो कोई सब्जेक्ट आपने शिद्दत से पढ़ा था, जैसे आप तैयारी जो है पीजी की कर रहे हो, लेकिन आप सुपरवाइजर का पेपर देके आए हो, तो उसमें हो सकता है हिंदी और जीके आपको नहीं आई होगी। लेकिन जो एग्रीकल्चर आप पढ़ रहे हो, उस एग्रीकल्चर के अंदर 3 पिलर है। फर्स्ट वन एग्रोनॉमी है, सेकंड जो है हॉर्टिकल्चर है, और थर्ड जो है एनिमल हस्बेंड्री है। मैं कह सकता हूँ कि 60 क्वेश्चन है, ठीक है। कल जो आपका पेपर था 60 क्वेश्चन का था, 100 क्वेश्चन का नहीं था। इन 60 क्वेश्चंस में से आप कितने क्वेश्चंस करके आए हो, या आपकी एक्यूरेसी को बताएगा या आपकी प्रिपरेशन को बताएगा, ठीक है। लगभग एनिमल हस्बेंड्री आपकी पूरी हो चुकी है, हॉर्टिकल्चर आपका चल रहा है, और एग्रोनॉमी भी लगभग जो है पूरा हो चुका है। क्रॉप्स का, और हम कह सकते हैं थोड़ा न्यूमेरिकल का, तो न्यूमेरिकल का कोई क्वेश्चन नहीं आया था। क्रॉप्स के 2 क्वेश्चन थे, एक राइस से संबंधित था और एक आपका मई से संबंधित था, और वो क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। अगर मैं देखूं 2 मिनट हम चर्चा करना चाहेंगे इस पेपर पे, ठीक है। वैसे अपन तैयारी जो है वो पीजी की कर रहे हैं, डबल की कर रहे हैं, लेकिन कल का पैटर्न जो है कहीं ना कहीं जनरल एग्रीकल्चर बेस्ट था, ठीक है। तो एग्रोनॉमी के जो क्वेश्चंस आए उनकी मैं बात कर लेता हूं। एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, पैराक्वाड कैन बी कैटेगराइज, कौन से हेर्बिसाइड के अंदर कैटेगराइज किया जाता है, तो सिलेक्टिव, होल बॉडी, कॉन्ट्रैक्टेड, रिप्लेसमेंट, या क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड, ठीक है। तो जनरली पैराक्वाड की जब हम बात करते हैं तो ये किस नेचर का होता है, नॉन सिलेक्टिव होता है, लेकिन कॉन्टैक्ट नेचर का होता है। ऑप्शन में कॉन्ट्रैक्टेड दे रखा है, ये क्वेश्चन वैसे डिलीट होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से इंकोरियम इंटाइबस 2018 में पूछा गया था वो क्वेश्चन डिलीट हुआ था। एक क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वीडीसाइड, कौन सा जो है वीडीसाइड का एग्जांपल है, ग्लाइफोसेट, मोनोक्रोटोफॉस, एलेथ्रिन और जियाराम। अगर यहाँ पर बात करते हैं ग्लाइफोसेट, तो ये वीडीसाइड है, उसके अलावा मोनोक्रोटोफॉस और एलेथ्रिन जो है ये दोनों क्या है, इंसेक्टिसाइड है। मोनोक्रोटोफॉस आपका सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड की कैटेगरी के अंदर आता है। जियाराम जो है आपका एक फंजीसाइड है, ठीक है। जेरम जिसको बोलते हैं जिंक रिच जो होता है, ठीक है। इसके बाद में आइडेंटिफाई द, नहीं ये केटल ब्रीड का है, ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। मैं आपको जब फर्टिलाइजर पढ़ाया हूँ, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर अपन ने कवर किया है, उसके अंदर मैंने एक सिंपल फर्टिलाइजर बताया था, कॉम्प्लेक्स बताया था। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर क्या होता है कि ऐसे फर्टिलाइजर जिनके अंदर एनपीके जो है, एनपीके तीनों का वैल्यू जो है मोर देन 50% हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। फर्स्ट है आपका मोनोपी, एमओपी, मोनो अमोनियम फॉस्फेट, एमएपी होना चाहिए, तो वैसे तो मोनो अमोनियम फॉस्फेट। सेकंड है डीएपी। डीएपी की अगर हम बात करते हैं तो डीएपी के अंदर 46% क्या होता है, फॉस्फोरस, 18% नाइट्रोजन होता है। दोनों को अगर आप ऐड कर देते हो तो कितना आएगा, मोर देन जो है 50 आ रहा है। बाकी यूरिया है, एसएसपी, इनके अंदर जो है लेस देन है। तो जाहिर सी बात है, हमने जब डीएपी पता लग गया तो राइट आंसर क्या होगा इसका, डीएपी। एक मैच मेकिंग का क्वेश्चन आया था, मैंने आपको कई बार बताया था कि दुनिया के अंदर पेपर कोई सा भी हो, लेकिन जो है माधुरी दीक्षित के जो ससुर जी हैं उनका योगदान को नहीं भूला जा सकता है, यानी मैचिंग करना था आपको। इसके अंदर जिंक जो है वो खेरा डिजीज के साथ एसोसिएटेड है। आयरन जो है, आयरन इंटरवेनियल क्लोरोसिस, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, इंटरवेनियल क्लोरोसिस। और अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं यहाँ से कि जो आयरन है यंगल लीव्स पर इंटरवेनियल क्लोरोसिस तो करता है, क्या कंप्लीट करता है या इनकम्प्लीट करता है, बताओ। आयरन जो है वो कंप्लीट इंटरवेनियल क्लोरोसिस करता है या इनकम्प्लीट इंटरवेनियल क्लोरोसिस करता है, बताओ बच्चों। मैंने कहा था कि एमएन मतलब मेन जो होता है वो हमेशा कंप्लीट होता है, ठीक है। तो याद रखना है, मैग्नी जो है कंप्लीट इंटरवेनियल। कंप्लीट का मतलब क्या है कि आपके मेन और एसेसरी दोनों वेन्स क्या रहेगी, ग्रीन रहेगी, और उनके बीच का जो पोर्शन है येलो हो जाएगा। लेकिन आयरन की जब कमी होती है तो पत्तियों के अंदर मेन वेन तो क्या रहती है, ग्रीन रहती है, लेकिन एसेसरी वेन जो है, सहायक शिराएं जो है वो क्या हो जाती है, पीली हो जाती है। तो कंप्लीट इंटरवेनियल क्लोरोसिस ड्यू टू द मैग्नीज डिफिशियंसी, इनकम्प्लीट इंटरवेनियल क्लोरोसिस ड्यू टू द आयरन डिफिशियंसी, और इनकम्प्लीट इंटरवेनियल क्लोरोसिस ऑन ऑल्डर लीव जो है वो मैग्नीशियम की डिफिशियंसी की वजह से होता है, ठीक है। उसके बाद में मैग्नीज जो है फालाब्लाइट ऑफ सुगर केन करता है, ठीक है। पोटेशियम, हिडन हंगर के बारे में बात की थी कि भाई हिडन हंगर का मतलब क्या है, हिडन हंगर का मतलब क्या होता है, एक लग्जरी कंजप्शन होता है और एक हिडन हंगर होता है। हिडन हंगर का मतलब क्या है, किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी उस प्लांट के अंदर होगी और इल्ड में जो है सीवियर रिडक्शन होगा, लेकिन डेफिशिएंसी सिम्टम्स शो नहीं होंगे। देखो बच्चों, यहाँ पर ये पोटेशियम है, अगर पोटेशियम के अलावा और कोई भी चीज अगर इसमें होती तो वो भी राइट आंसर होता।
हमेशा याद रखना है कि हिडन हंगर केवल पोटेशियम से ही एसोसिएट नहीं है, वो किसी भी न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी की वजह से हो सकता है। क्लियर है? लेकिन लग्जरी कंजप्शन जो है केवल पोटेशियम की वजह से होता है, बिकॉज पोटेशियम इज नॉट इन्वॉल्व इन द ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट। ये केवल आपके वैक्यूल्स वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, वहां पर स्टोर होता है। तो इस वजह से राइट आंसर आपका यहाँ पर पोटेशियम जाएगा। ठीक है, एग्रोनॉमी के और क्वेश्चंस की बात करें, कैक्टस नागफनी के बारे में हम जब भी बात करते हैं वो जीरोफाइट होता है, इसको मैंने एग्रोनॉमी में ले लिया है, वैसे होना नहीं चाहिए था एग्रोनॉमी का, या हम कह सकते हैं एग्रोनॉमी का ही है। ठीक है, इसके अलावा एग्रोनॉमी के और क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो कौन सा है भाई, हाँ, अरेंज द स्टेज ऑफ राइस क्रॉप इन ऑर्डर में हमें राइस क्रॉप को अरेंज करना था। इसमें देखो सबसे पहले कोई भी, मैंने आपको कई बार जब अभी बात कर रहे थे हम, तो जर्मिनेशन होता है सीड का जर्मिनेशन होने के बाद उसके अंदर जो प्ल्यूमल वाला जो पोर्शन होता है जो शूट में कन्वर्ट होता है, सोइल सरफेस को अगर वो ब्रेक कर देता है और अपर आ जाता है तो उसको बोलते हैं सीडलिंग। तो सबसे पहले क्या होता है, क्रॉप प्लांट्स के अंदर जर्मिनेशन होता है, फिर सीडलिंग आता है। अब मान लो वो सीरियल क्रॉप्स है, ठीक है, तो सीरियल क्रॉप्स है तो उनके अंदर टिलरिंग होता है, लेकिन मेज जो है एक नॉन टिलर प्लांट है। टिलरिंग होने के बाद जॉइंटिंग होता है। जॉइंटिंग का मतलब क्या होता है कि जो उनका दो नोड्स के बीच में, जैसे मान लो ये स्टेम है तो स्टेम के बीच वाला जो पोर्शन है वो क्या होता है, लंबाई उसकी बढ़ती है। ठीक है, तो इसको हम जॉइंटिंग बोलते हैं। अब कुछ प्लांट है जैसे कि राइस की बात करते हैं, तो राइस के अंदर जॉइंटिंग, यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा आपका जर्मिनेशन, देन सीडलिंग, सीडलिंग के बाद में यहाँ पर क्या होगा, सीडलिंग तैयार हो गई तो 20-25 दिन के बाद हम उसको क्या कर देते हैं, ट्रांसप्लांट कर देते हैं, यानी ट्रांसप्लांटिंग आ जाएगा। ट्रांसप्लांटिंग के बाद टिलरिंग आएगा, टिलरिंग के बाद आपका पेनिकल इनिशिएशन आएगा। तो मतलब ये बहुत ईजी था। ठीक है, एग्रोनॉमी का और क्वेश्चन की बात करें, विच एलिमेंट्स आर हाईली मोबाइल इन द प्लांट। जब भी मैंने कहा था कि एनपीके, एमजीएमओ, कौन कौन, एनपीके, एमजीएमओ, ये इनके डिफिशियंसी सिम्टम्स कहां पर दिखाई देते हैं, ओल्डर लीव्स पर दिखाई देते हैं। और मैंने कहा था कि जिनके डिफिशियंसी सिम्टम्स ओल्डर लीव्स पर है वो प्लांट के अंदर क्या होते हैं, हाईली मोबाइल होते हैं। और जिनके डिफिशियंसी सिम्टम अपेक्स पोर्शन पर, वो कौन कौन से हैं, बोरॉन और कैल्शियम, और प्लांट के अंदर क्या होता है, इमोबाइल होते हैं। तो देखो एनपीके तो यहाँ पर ऑप्शन में है लेकिन कैल्शियम जो है नहीं होगा। ठीक है, तो विच एलिमेंट्स आर हाईली मोबाइल इन द प्लांट, तो एनपीके जो है इसका राइट आंसर जाएगा। थोड़ा सा और चर्चा करें, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स हैज मैक्सिमम वाटर रिक्वायरमेंट। मैंने वाटर रिक्वायरमेंट जब आपको लिखाया था तो सबसे ज्यादा तो किसका है, शुगर केन का। शुगर केन के बाद किसकी होती है, राइस की। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा, राइस। अरेंज द ग्रोथ स्टेज ऑफ मेज क्रॉप। जिसको मेज के बारे में पता है, बचपन से हम पढ़ते आए है ना, मेज के अंदर ग्रोथ स्टेजेस को हमें अरेंज करना था। तो इसमें प्लैंकिंग, सिल्किंग, टेस्लिंग, फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी दे रखा है। मैंने आपको बताया था, तो मैच्योरिटी तो क्या होता है, लास्ट में होता है, लेकिन मैच्योरिटी भी दो प्रकार की होती है, एक फिजियोलॉजिकल होता है और एक हार्वेस्ट मैच्योरिटी होता है। पहले फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी आता है जिस पर सारे केमिकल कंपोजिशन जो है कंप्लीट हो जाते हैं, उसके 7 से 10 दिन के बाद क्या आता है आपका, हार्वेस्ट मैच्योरिटी आता है। ठीक है, उसके बाद हम उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, यानी मैच्योरिटी तो क्या हो गया, लास्ट हो गया। अब इसके अंदर 3 और चीजें, प्लांटिंग, सिल्किंग, टेंसिंग। तो जाहिर सी बात है पहले हमें प्लांटिंग करना पड़ेगा। अब बात आती है सिल्किंग पहले आएगा, टेस्लिंग पहले आएगा। तो हम जानते हैं जब भी हम मक्का को याद करते हैं तो किसको याद करते हैं, माँ को याद करते हैं। किसको याद करते हैं, माँ को। एम का मतलब क्या हो गया, मोनोसियस होता है। क्या होता है, मोनोसियस नेचर है। ए का मतलब क्या होता है, ये प्रोटो एंड्री है। मोनोसियस का मतलब आपको सर ने बताया होगा कि एक ही प्लांट के ऊपर जब मेल और फीमेल फ्लावर्स होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, मोनोसियस। अब इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटो एंट्री। प्रोटो एंट्री मींस इसका जो मेल वाला पार्ट है वो पहले मैच्योर हो जाता है कंपेयर टू फीमेल पार्ट, इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटो एंट्री। लेकिन आपने बाजरे के केस में पढ़ा होगा, उसको हम प्रोटोगाइनी बोलते हैं। अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि इसके अंदर मेल किसको बोलेंगे और फीमेल किसको बोलेंगे। तो मेल किसको बोलते हैं, टेसल को कहा जाता है। फीमेल किसको बोलते हैं, सिल्क को। सिल्क को कहा जाता है। सिल्क के आने की प्रोसेस को सिल्किंग बोलते हैं। टेसल के आने की प्रोसेस को टेसलिंग बोलते हैं। और टेसल को रिमूव करना डीटेसलिंग कहलाता है। ठीक है, तो सिल्किंग और टेसलिंग में से सबसे पहले कौन आएगा, टेसलिंग, फिर उसके बाद सिल्किंग, फिर उसके बाद फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी आएगा। ठीक है, एग्रोनॉमी का एक और क्वेश्चन था, है ना, एग्रोनॉमी का एक और क्वेश्चन था, इरिगेशन शेड्यूलिंग को डिफाइन करना। अधिकतर बच्चे जो हैं इस क्वेश्चन में बड़े कंफ्यूजन हुए थे। मैं जब आपको इरिगेशन शेड्यूलिंग पढ़ाया था तो 3 टर्मोलॉजी मैंने आपको बताया, व्हेन टू इरिगेट, हाउ टू इरिगेट एंड हाउ मच टू इरिगेट। सोर्स के बारे में हमने यहाँ पर बात नहीं की थी। तो व्हेन टू, यहाँ पर है हाउ मच टू इरिगेट एंड व्हेन इज वाटर नीडेड टू बी क्रॉप। मतलब वही कहना चाह रहा है कि व्हेन टू इरिगेट एंड हाउ मच टू वाटर जो है हमें इरिगेट करना चाहिए। तो दोनों चीजें यहाँ पर इसकी राइट होगी। ठीक है, चलिए ये कुछ क्वेश्चंस थे एग्रोनॉमी के, एक दो क्वेश्चंस और है इसमें। हाँ, अरेंज द टाइप ऑफ वाटर इरोजन बेस्ड ऑन द इम्पैक्ट। मैंने आपको इरोजन पढ़ाया है, सॉइल इरोजन पढ़ाया, तो ये क्वेश्चन भी अपन एग्रोनॉमी के अंदर करेंगे। इसके अंदर रिल है, शीट है और गली है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, अगर वाटर इरोजन की बात करते हैं तो वाटर इरोजन में कौन आता है सबसे पहले,
स्प्लैश आता है या उछलन, जो भी आप बोलो। इसके बाद क्या आता है, शेड आता है, शेड के बाद रिल, और रिल के बाद में गली। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है? तो ये सीक्वेंस जो है आपको याद रखना था। कितना सिंपल क्वेश्चन आया था, है ना। उसके बाद में एक और है मैच द, मतलब आपको नाइट्रोजन कंटेंट के साथ जो है मैच करना था। यूरिया के अंदर कितना होता है, 46% होता है। सोडियम नाइट्रेट के अंदर कितना होता है, 16% होता है। डीएपी के अंदर कितना होता है, 18%। एक और दे रखा है, मैंने आपको एक रेशो बताया था या ग्रेड के बारे में बताया था। ग्रेड और रेशो दो टर्म बताया था। जैसे मैंने कहा था कि मान लो नाइट्रोजन 4600, इसका मतलब नाइट्रोजन कितना परसेंट है, 46% है। क्लियर है। अगर मान लो मैं 46 और 23 और 0 लिखता तो इसको मैं क्या लिख सकता, 210 लिख सकता था। क्लियर बात यही है। और अगर मेरे को ये देखकर पूछा कि इसमें नाइट्रोजन कितना है, फास्फोरस कितना है, तो मैं क्या बोलता, 46% नाइट्रोजन, 23% जो है आपका फास्फोरस है, और 0% क्या है, पोटेशियम है। तो ये आपको मैच करना था। ठीक है, एग्रोनॉमी के क्वेश्चंस थे। और एक और एग्रोनॉमी का क्वेश्चन है बोटेनिकल नेम का। वैसे मैंने पढ़ाया नहीं, लेकिन आपको जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। तो राइस का क्या होता है, मैंने कई बार आपसे क्लास में पूछा कि आजकल वो जमाने नहीं रहे जब आपसे ऐसा पूछा जाता है कि राइस का साइंटिफिक नेम क्या होता है या वीट का साइंटिफिक नेम क्या होता है। एक दिन जो है हम बात कर रहे थे कि जियोट्रोपिज्म मैकेनिज्म जो है किसके अंदर पाया जाता है, तो ग्राउंडनट के अंदर पाया जाता है। ठीक है, और कॉटन के बारे में भी हमने बात किया। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, उम्मीद करता हूं आप लोगों के सबके सही हुए होंगे। हैं क्या, दो और रह गए, सोइल साइंस के होंगे, या तो मैंने इसलिए टिक नहीं किया। चलो ये एक और है, टॉक्सिसिटी ऑफ एल्यूमिनियम एंड आयरन। टॉक्सिसिटी ऑफ एल्यूमिनियम और आयरन जो है कौन सी सोइल के अंदर पाई जाती है, एसिडिक सोइल के अंदर पाई जाती है। अब क्यों टॉक्सिसिटी होती है, वाटर लॉगिंग जब मैं पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि अगर एसिडिक कंडीशन होगी तो उस कंडीशन में क्या होता है, एसिडिक कंडीशन के अंदर जाहिर सी बात है, वाटर लॉगिंग के अंदर तो मैंने क्या बताया था कि वाटर लॉगिंग कंडीशन होगी तो ऑक्सीजन स्टारवेशन होगा, यानी रिडक्शन होगा। रिडक्शन होगा तो उस वजह से भी क्या होता है कि Fe+3 Fe+2 में कन्वर्ट होगा, Al+3 जो है वो भी कन्वर्ट होगा। तो वहां पर इस वजह से टॉक्सिसिटी थी, मतलब अवेलेबिलिटी जो है इंक्रीज हो रही थी, सॉरी अवेलेबिलिटी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। अब एसिडिक कंडीशन है तो एसिडिक कंडीशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, इसके अलावा हाई कैल्शियम कार्बोनेट अमेंडमेंट विद जिप्सम। जिप्सम का अमेंडमेंट कौन सी सोइल के अंदर करते हैं, सेलाइन सोइल के अंदर तो कोई केमिकली यूज नहीं करते हैं, केवल और केवल सोडिक सोइल के अंदर जो है हम केवल जिप्सम का यूज करते हैं। ठीक है, ईसी जिनकी मोर देन 4 होती है उनको हम क्या बोलते हैं, सेलाइन सोइल बोलते हैं। कैलकेरियस सोइल जिनके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, आपको ये देखना है कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। क्लियर है, चलो एक बार देख लेना। क्या विष्णु, कितने क्वेश्चन राइट हुए एग्रोनॉमी के है? चलो कोई दिक्कत नहीं, स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। आपका वीड मैनेजमेंट का पार्ट जो है लगभग कवर हो चुका है। एक दो क्वेश्चन जो है आपके हर्बिसाइड फॉर्मुलेशन से आते हैं। राजस्थान प्रीपीसी और डबलएओ दोनों के अंदर हर्बिसाइड फॉर्मुलेशन एक टर्म है। माइक ऑन है ना। हर्बिसाइड फॉर्मुलेशन एक टर्म है। यहां से दो तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वेटेबल पाउडर क्या होता है, सोल्यूबल पाउडर क्या होता है, लिक्विड सस्पेंशन क्या होता है। ठीक है, इन टर्मिनोलॉजी के बारे में हम पढ़ेंगे। और एक न्यूमेरिकल जो है यहां से पूछा जाता है कि हमें कमर्शियल डोज कैलकुलेट करना है हर्बिसाइड एप्लीकेशन की। और कुछ जो है आपने वीड कंट्रोल इंडेक्स या वीड कंप्रेशन इंडेक्स, वीड इंडेक्स, हर्बिसाइड इफिशियंसी के बारे में सुना होगा। तो इस चैप्टर के अंदर हम जनरली ये डील करेंगे। इसके बाद में हमारा हर्बिसाइड सेलेक्टिविटी एक और टॉपिक बाकी है। ठीक है, चलिए टॉपिक है आज का हर्बिसाइड फॉर्मुलेशन। क्या है हर्बिसाइड फॉर्मुलेशन? इस हर्बिसाइड फॉर्मुलेशन को समझने से पहले मैं एक एग्जांपल आपके सामने लिख रहा हूं कि मान लो ये यूरिया का बैग है और इस यूरिया का बैग का वजन कितना है, 100 केजी है। कितना है, 100 केजी। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इस यूरिया के अंदर नाइट्रोजन कितनी होगी, कितनी केजी पाई जाती है? मार्केट में यूरिया का बैग है जिसका वजन कितना है, 100 केजी है। इसके अंदर नाइट्रोजन कितना परसेंट होगा, 40 या 46? 46 केजी। कितना होगा, 46 केजी। इसका मतलब आपने कहा कि सर यूरिया के अंदर कितना होता है, 46% क्या होता है, नाइट्रोजन। लेकिन इसका 54 क्या है, 54 क्या है, फिलर। क्या है इसमें, फिलर है। यानी इसके अंदर हमने ऐसा कुछ ना कुछ कंटेंट डाला जिसकी वजह से इस नाइट्रोजन को, अगर हम केवल नाइट्रोजन को अप्लाई करेंगे तो इसका इजीली हम एप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं। इसके एप्लीकेशन को सुगम बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए और इसके मेकअप को जो है 100 केजी बनाने के लिए हमने कुछ ऐसा मैटर ऐड किया है जिससे कि इस नाइट्रोजन की इफेक्टिवनेस क्या हो, ज्यादा हो। ये चीज है।
इसी तरीके से क्या होता है कि मार्केट में जब आप जाते हो तो मार्केट में जैसे मान लो आप गए और आपने खरीदा एट्राजीन। क्या खरीदा? एट्राजीन। एट्राजीन जब आप खरीदते हो तो इसके प्रोडक्ट को आप देखना, इस पे लिखा होगा एट्राजीन 25% EC 1 kg AI पर हेक्टेयर, इस तरीके से आपको मेंशन मिलेगा। ठीक है, एट्राजीन लिखा होगा 25% EC लिखा होगा 1 kg AI पर हेक्टेयर लिखा होगा। अब आपके मन में ये आता है कि सर ये AI क्या होता है? देखिए, किसी भी हर्बिसाइड के अंदर दो तीन टर्मिनोलॉजी होती है, उनकी हम पहले बात करते हैं। एक टर्म आता है A और I। ठीक है, A और I। AI का मतलब होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट। क्या होता है? एक्टिव इंग्रेडिएंट। एक्टिव इंग्रेडिएंट का मतलब क्या हो गया कि जिस तरीके से 100 kg यूरिया के अंदर केवल नाइट्रोजन कितना था? 46% था। कितना था? 46% था। उसी तरीके से पर्टिकुलर हर्बिसाइड में कितनी ऐसी मात्रा है जो एक्चुअल में हर्बिसाइडल एक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अमाउंट ऑफ हर्बिसाइड which is responsible, which is actually responsible for the herbicidal action is known as a active ingredient। यानी कितना इंग्रेडिएंट ऐसा है जो एक्टिव है। और एक्टिविटी और सिलेक्टिविटी दो चीजें होती है। एक्टिव का मतलब होता है कि उसके अंदर मारने की क्षमता है, तो कितना ऐसा हर्बिसाइड है जो एक्चुअल में क्या रखता है? किल करने की कैपेसिटी रखता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिव इंग्रेडिएंट कहा जाता है। क्लियर है? तो एक्टिव इंग्रेडिएंट को हम ये बोल सकते हैं कि अमाउंट ऑफ हर्बिसाइड, अमाउंट ऑफ herbicide which is responsible for herbicidal action, for herbicidal action, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्टिव इंग्रेडिएंट कहा जाता है। ये टर्मिनोलॉजी क्लियर हुई आप लोगों को? समझ में आया ये चीज? अब इसके बाद में जैसे कि मैं कहूं कि कोई हर्बिसाइड है, इस हर्बिसाइड के अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट है, क्या केवल और केवल हम एक्टिव इंग्रेडिएंट को अप्लाई कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। हो सकता है ये एक्टिव इंग्रेडिएंट लिक्विड में हो, सॉलिड में हो, गैसेस में हो। इसके एप्लीकेशन को इजी बनाने के लिए और इसके वेट को 100% बनाने के लिए हम इसके अंदर कुछ क्या डालेंगे? इनर्ट मैटर ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? इनर्ट मैटर ऐड करेंगे। और ये ऐसे इनर्ट मैटर होंगे जो इसकी इफेक्टिवनेस को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, इसके एप्लीकेशन को इजी बनाएंगे, इसके स्टोरेज को बढ़ाने का काम करेंगे। तो ऐसे सारे के सारे मैटर क्या कहलाएंगे हमारे लिए? इनर्ट मैटर। अब इस इनर्ट मैटर में भी दो चीजें हो सकती है। इनर्ट मैटर में दो चीजें क्या हो सकती है? एक हो सकता है सॉल्वेंट। क्या हो सकता है? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब क्या है कि जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, ये तो क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया। ये सॉल्यूट किसमें सॉल्वेंट होगा? किसमें घुलेगा? वो चीज इसके अंदर आएगी। मान लो जैसे कोई पाउडर फॉर्म है, तो पाउडर फॉर्म के साथ और कुछ भी हम चीज ऐड कर देंगे जिससे उसका इफेक्टिवनेस बढ़े, हो सकता है। या और कुछ इसके अंदर, मान लो जैसे कि हम इसका यूज कर रहे हैं, एट्राजीन का यूज कर रहे हैं नैरो लीफ ब्रॉड लीफ वीड को किल करने के लिए। किसको किल करने के लिए? ब्रॉड लीफ वीड को किल करने के लिए। अब मान लो कि लेग्यूम के अंदर अगर हम एट्राजीन का प्रयोग करेंगे तो जाहिर सी बात है आपके लेग्यूम्स पे भी इफेक्ट आएगा। तो उनको बचाने के लिए हम ऐसा केमिकल डालेंगे जो क्रॉप को क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। उस हार्मफुल केमिकल का इफेक्ट उनके अंदर कोज नहीं होगा। तो ऐसे केमिकल को हम बोल देते हैं सेफनर। क्या बोल देते हैं? सेफनर। सेफनर का मतलब, सेफनर मतलब आपके माइंड में भी आ रहा होगा, ऐसा केमिकल जो क्रॉप को क्या करेगा? सेव करेगा। किससे सेव करेगा? इस एक्टिव इंग्रेडिएंट से बचाएगा, इस हर्बिसाइडल एक्शन से बचाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि ये एक्टिव इंग्रेडिएंट, सॉल्वेंट, सेफनर, इन सबको मिलाकर हम एक टर्मिनोलॉजी बोल सकते हैं जिसको हम बोलते हैं फॉर्मुलेशन। क्या बोलते हैं? फॉर्मुलेशन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हर्बिसाइडल फॉर्मुलेशन क्या होता है, हर्बिसाइड फॉर्मुलेशन एक ऐसा फाइनल प्रोडक्ट होता है जिसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट भी होगा, सॉल्वेंट भी होगा, क्रॉप प्रोटेक्टेंट भी होंगे, और कुछ एक और बड़े हम यहां पर ऐड कर सकते हैं, एडजुवेंट। क्या ऐड कर सकते हैं? एडजुवेंट। एडजुवेंट ऐसे केमिकल्स होते हैं जो उस एक्टिव इंग्रेडिएंट के एप्लीकेशन को इफेक्टिव बनाएंगे। मान लो इसके अंदर कुछ मॉइस्चर एडिंग एजेंट होंगे। मॉइस्चर एडिंग एजेंट का मतलब क्या है कि हर्बिसाइड के साथ में, एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ में मॉइस्चर एडिंग एजेंट हमने डाल दिया। जैसे मान लो हमने ग्लिसरॉल डाल दिया, तो ग्लिसरॉल क्या करेगा? नमी बनाने का काम करेगा, और जितने ज्यादा समय तक नमी बनेगी उतना उसका इफेक्टिवनेस क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। या कुछ एक्टिव इंग्रेडिएंट के हमने स्टिकर्स डाल दिए या इमल्सिफायर डाल दिए, तो वो क्या करेंगे? उस हर्बिसाइड को उस कैनोपी पर पेनिट्रेट करने के में इजी बनाएंगे, उसको चिपक स्टिक रखने में इजी बनाएंगे। यानी कहीं ना कहीं इसकी इफिशियंसी को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। तो उनको हम क्या बोलते हैं? एडजुवेंट। यहां वर्ड लिखा हुआ है एड।
एड का मतलब उसकी इफिशियंसी को एड करने का काम करते हैं, बढ़ाने का काम करते हैं। तो ऐसे केमिकल्स को हम क्या बोलेंगे? एडजुवेंट। दोज केमिकल विच एनहांस, which improve the efficiency of an herbicide is known as an adjuvant। उनको हम क्या बोलेंगे? एडजुवेंट। मतलब इस फॉर्मुलेशन के अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट होगा, सॉल्वेंट होंगे, सेफनर्स होंगे और क्या होगा आपका? एडजुवेंट। तो इन सबको मिलाकर हम क्या बोल सकते हैं? हर्बिसाइड फॉर्मुलेशन बोलते हैं। या हर्बिसाइड फॉर्मुलेशन क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें फाइनली क्या किया जाता है? एक हर्बिसाइड को प्रिपेयर किया जाता है जिसके अंदर क्या क्या होता है? एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, सेफनर होता है, सॉल्वेंट होता है, एडजुवेंट्स होते हैं। क्लियर है? आपसे पूछा जा सकता है कि फॉर्मुलेशन क्या होता है, किस किस के मिक्सचर को हम फॉर्मुलेशन बोलते हैं? एक्टिव इंग्रेडिएंट को, सॉल्वेंट को, सेफनर को, एडजुवेंट्स को, इन सबको मिलकर क्या बोलते हैं? फॉर्मुलेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फॉर्मुलेशन कहा जाता है। तो मैं यहां पर एक टर्म लिख रहा हूं, हर्बिसाइड फॉर्मुलेशन। क्या लिख रहा हूं? हर्बिसाइड फॉर्मुलेशन। सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हर्बिसाइड फॉर्मुलेशन किस किस से मिलकर बना होता है। तो एआई का मतलब क्या है? एक्टिव इंग्रेडिएंट। पीछे मैं यहां पर लिख सकता हूं सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की जगह मैं यहां पर लिख सकता हूं कैरियर। क्या लिख सकता हूं? कैरियर, यानी जो इसके एप्लीकेशन को इजी बनाएगा उसको हम क्या बोल रहे हैं? कैरियर। यहां पर सेफनर हम यूज कर सकते हैं, सेफनर की जगह क्रॉप प्रोटेक्टेंट। क्रॉप प्रोटेक्टेंट, क्रॉप प्रोटेक्टेंट या सेफनर क्या हुआ? ऐसे केमिकल जो क्रॉप को हार्मफुल इफेक्ट से बचाएंगे उनको हम क्या बोलेंगे? क्रॉप प्रोटेक्टेंट। और ये कोई ना कोई केमिकल होंगे तो इनको हम क्या बोल रहे हैं? सेफनर बोल रहे हैं। इसके अलावा एक और टर्म में यहां पर ऐड कर सकता हूं हर्बिसाइड फॉर्मुलेशन में, वो हो जाएगा आपका एडजुवेंट। क्या हो जाएगा? एडजुवेंट। ठीक है, तो इन सबको मिलाकर हम क्या बोलते हैं? हर्बिसाइड फॉर्मुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर्बिसाइड फॉर्मुलेशन। समझ में आया? मान लो जैसे कि 100 केजी हर्बिसाइड है। क्या है? 100 केजी हर्बिसाइड फॉर्मुलेशन है और उसके अंदर जो एआई है वो केवल 5 केजी है। तो आप क्या कहोगे? आप क्या कहोगे? सर इस 100 केजी में से केवल 5 केजी ऐसी मात्रा है जो एक्चुअल में वीड को किल करने का काम करेगी। एक्चुअल में किसको किल करने का काम करेगी? वीड को किल करने का काम करेगी। वो कितनी है? केवल 5 केजी। ये चीज समझ में आई क्या आप लोगों को? ठीक है, एआई तो एक पार्ट है, इसके अलावा भी और कई सारी चीजें हैं और ये सब मिलकर क्या बना रहे हैं? हर्बिसाइड फॉर्मेशन को बनाने का काम कर रहे हैं। यहां तक ये पॉइंट क्लियर हुआ? फर्स्ट है एक्टिव इंग्रेडिएंट। हर्बिसाइड फॉर्मेशन में ऐसी मात्रा जो एक्चुअल में किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है? हर्बिसाइडल एक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिव इंग्रेडिएंट। हर्बिसाइड फॉर्मुलेशन क्या होता है? एक्टिव इंग्रेडिएंट, सॉल्वेंट या कैरियर, सेफनर या क्रॉप प्रोटेक्टेंट और एडजुवेंट से मिलकर जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? हर्बिसाइड फॉर्मुलेशन कहा जाता है। मार्केट में केवल आपको अकेला एआई नहीं मिलता है, आपको हर्बिसाइड किस फॉर्म में मिलता है? हर्बिसाइडल फॉर्मुलेशन की फॉर्म में मिलता है। ये चीज क्लियर है? यहां तक समझ में आया? चलो एक दो हर्बिसाइडल फॉर्मुलेशन की बात कर लेते हैं, थोड़ा छोटे छोटे रूप में बात करेंगे तो ज्यादा याद होगा आप लोगों को। यहां पर मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशन। टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशंस। टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशंस के अंदर फर्स्ट आता है सोल्यूबल पाउडर। क्या आता है? सोल्यूबल पाउडर। आपका अगर मैं कहूं कि जो हर्बिसाइडल फॉर्मुलेशन है वो सोल्यूबल पाउडर की फॉर्म में, किस फॉर्म में है? सोल्यूबल पाउडर। अब मान लो वर्ड क्या लग गया? सोल्यूबल। पीछे क्या आपका? पाउडर। जो मार्केट के अंदर जो हम हर्बिसाइड लेकर आए हैं वो किस फॉर्म में है? पाउडर की फॉर्म में। जैसे ही उस पाउडर को हम पानी में डालते हैं वो क्या हो जाता है? सोल्यूबल हो जाता है। यानी ये होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाएगा या हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन बनाएगा? होमोजीनियस सॉल्यूशन। जब कंप्लीटली कोई चीज सोल्यूबलाइज हो जाती है तो क्या बनाता है? होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ऐसा हर्बिसाइडल फॉर्मुलेशन जो किस नेचर में होता है या किस फॉर्म में होता है? तो फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो किस फॉर्म में है? पाउडर फॉर्म में। किस फॉर्म में है? पाउडर फॉर्म में है। और कंप्लीटली सोल्यूबलाइज इन, कंप्लीटली सोल्यूबलाइज इन वाटर। और कंप्लीटली सोल्यूबलाइज होने के बाद में जो सॉल्यूशन बनाता है वो सॉल्यूशन कैसा रहेगा? सॉल्यूशन कैसा रहेगा? होमोजीनस सॉल्यूशन रहेगा। कौन सा रहेगा? होमोजीनस सॉल्यूशन रहेगा। ये तीनों पॉइंट क्लियर है? समझ में आया? अब एग्जांपल बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से हर्बिसाइडल फॉर्मुलेशन है जो आपके सोल्यूबल पाउडर इन नेचर होते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहां पर याद रखना है 2,4-D सोडियम साल्ट। 2,4-D सोडियम साल्ट। ठीक, फर्स्ट। इसके अलावा याद रखना है आपको एंडोथाल।
ठीक है, एक याद रखना है आपको, डाला पान, ठीक है। ये तीनों हर्बिसाइड जो है आपको इस केस के अंदर याद रखना है। तो सोल्यूबल पाउडर की फॉर्म में कौन कौन आता है, 2,4-D सोडियम साल्ट आता है, एंडोथाल आता है, डालापान आता है, ठीक है। कौन कौन सा है, 2,4-D सोडियम साल्ट, एंडोथाल, डालापान, तीनों माइंड में याद रखना है। और किस नेचर के होते हैं, सोल्यूबल पाउडर। जैसे ही मार्केट से हम इनको लेकर आते हैं, वाटर के अंदर डालते हैं, कंप्लीटली सोल्यूबलाइज हो जाते हैं। कंप्लीटली सोल्यूबलाइज होते हैं तो क्या बनाते हैं, होमोजीनस सॉल्यूशन बनाते हैं, जिनके एग्जांपल क्या क्या है। एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि एंडोथोल जो है वो किस प्रकार का फॉर्मुलेशन का एक एग्जांपल है, किस प्रकार का है, सोल्यूबल पाउडर। या निम्न में से कौन सा जो है सोल्यूबल पाउडर का एग्जांपल नहीं है, तो इन तीनों के अलावा जो भी मिले वो आपका इसका एग्जांपल नहीं होगा। या कौन से ऐसे फॉर्मुलेशन है जो वाटर के अंदर कंप्लीटली सोल्यूबलाइज होते हैं और पाउडर फॉर्म में होते हैं, तो क्या जाएगा, सोल्यूबल पाउडर। ये चीज क्लियर है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है इसमें फॉर्मुलेशन के अंदर, जिसको हम बोलते हैं वेटेबल पाउडर। क्या बोलते हैं, वेटेबल पाउडर। आपने नाम सुना होगा कई बार, वेटेबल पाउडर। क्या, इसके अंदर तीन ही एग्जांपल याद रखना है, वेटेबल पाउडर। अब देखो सोल्यूबल पाउडर और वेटेबल पाउडर में अंतर क्या है। यहां पर भी किस फॉर्म में है, पाउडर की फॉर्म में, यहां भी किस फॉर्म में था, पाउडर। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि यहां पर जो फॉर्मुलेशन है वो किस फॉर्म में है, पाउडर फॉर्म में। किस फॉर्म में है, पाउडर फॉर्म में। अब बात करें ये कंप्लीटली सोल्यूबलाइज था ऊपर वाला, तो क्या ये भी कंप्लीटली सोल्यूबलाइज होगा क्या, तो यहां इसका एक रीजन याद रखना है कि ये लेस सोल्यूबल इन वाटर। जब वाटर के अंदर लेस सोल्यूबल है तो क्या ये होमोजीनस सॉल्यूशन बनाएगा या हेटेरोजीनस सॉल्यूशन बनाएगा, हेटेरोजीनस सॉल्यूशन बनाएगा। तो जो सॉल्यूशन बनता है वो सॉल्यूशन कैसा होता है, सॉल्यूशन जो बनता है वो होता है हेटेरोजीनस सॉल्यूशन, ठीक। इसके बाद में एक पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है कि ऐसे कौन कौन से हर्बिसाइड फॉर्मुलेशन है जो आपके वेटेबल पाउडर के होते हैं। तो इसके अंदर ADIS करके जो है एक आपको याद रखना है, जिसके अंदर A और D जो है, A और D जो है वो 80%, I जो है 70% और S जो है 5 की तरह होता है, यानी किसकी 50%, ठीक है। एग्जाम्पल लिखता हूं फिर आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल के अंदर फर्स्ट एग्जाम्पल इसका आता है, ए का मतलब होता है एट्राजीन। क्या होता है, एट्राजीन। और एट्राजीन जो है 80% वेटेबल पाउडर, ठीक है। इसके बाद में आता है डी। डी का मतलब होता है डाईयूरोन। क्या होता है, डाईयूरोन। और डाईयूरोन होता है 70% वेटेबल पाउडर, ठीक है। उसके बाद सॉरी ये भी 80% है, 80%। आई का मतलब होता है आइसोप्रोट्यूरोन। क्या होता है, आइसोप्रोट्यूरोन, जो अभी मार्केट में क्या हो चुका है, बैन हो चुका है। ये 70% वेटेबल पाउडर की फॉर्म में आता था। और उसके बाद में लास्ट है आपका सीमाजीन। तो सीमाजीन जो है वो कितना परसेंट होता है, 50% वेटेबल पाउडर। क्या है, 50% वेटेबल पाउडर। वापस समझना, अगर मैं कहूं कि एट्राजीन 80% वेटेबल पाउडर, इसका मतलब क्या हुआ, 80% वेटेबल पाउडर, इसका मतलब क्या हुआ, एट्राजीन क्या है, 80% वेटेबल पाउडर है। वेटेबल पाउडर क्या है, पहले तो ये बताओ, वेटेबल पाउडर है क्या, किसका एक प्रकार है, ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है, फॉर्मुलेशन का एक प्रकार है। फॉर्मुलेशन है तो मतलब इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट भी है, सॉल्वेंट भी है, क्रॉप प्रोटेक्टेंट भी है, एडजुवेंट भी है, सब मिलकर क्या बना रहे हैं, फॉर्मुलेशन। और इसका एक टाइप क्या है आपका, वेटेबल पाउडर। इस वेटेबल पाउडर में, इस फॉर्मुलेशन में कुछ ऐसी मात्रा होगी जो एक्चुअल में हर्बिसाइडल एक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिव इंग्रेडिएंट बोलेंगे। क्लियर है। यहां पर मेंशन किया गया है 80%। 80% का मतलब ये हो गया कि 100% अगर फॉर्मुलेशन है तो उसका 80% ऐसा पार्ट है जो एक्चुअल में किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, हर्बिसाइडल एक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो एट्राजीन 80% वेटेबल पाउडर, यानी जो फॉर्मुलेशन वेटेबल पाउडर की फॉर्म में है उसमें से कितना परसेंट, 80% क्या है आपका, एक्टिव इंग्रेडिएंट है। यानी जो एट्राजीन है वो 80% जो है वो क्या है, एक्चुअल में हर्बिसाइडल एक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। जैसे मान लो यहां पर मैं लिखता 1 kg AI एट्राजीन 80% वेटेबल पाउडर और 1 kg एक्टिव इंग्रेडिएंट। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि या तो केजी में बताओ या ग्राम में बताओ कि कितना केजी या ग्राम जो है वो एक्चुअल में हर्बिसाइड को किल करेगा। अब आपके कंफ्यूजन हो गए होंगे,
कि सर आपने ना यहाँ पर AI के आगे 1 kg भी लिख दिया और ऊपर हमें यह भी बता दिया कि जैसे एट्राजिन 80% वेटेबल पाउडर है, तो वेटेबल पाउडर फॉर्मुलेशन हो गया और उस फॉर्मुलेशन का जितना परसेंट दिया हो वो उसका क्या होता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। और नीचे की लाइन में आपने ऐसे भी लिख दिया 1 kg AI, तो हम तो कंफ्यूजन हो गए। अब इसका राइट आंसर क्या दे, तो घबराना नहीं है। सबसे पहले ऊपर वाली लाइन को देखो, एट्राजिन 80% वेटेबल पाउडर, यानी जो वेटेबल पाउडर की फॉर्म में जो फॉर्मुलेशन आया है उसके अंदर कितना परसेंट, 80%। एट्राजिन ऐसा है जो एक्चुअल में किसको किल करता है, हर्बिसाइडल एक्शन के रूप में काम करता है, तो 80%। अब टोटल हमारे पास कितना था, 1 kg था। 1 kg का 80% हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक्टिव इंग्रेडिएंट हो जाएगा, यानी 800 ग्राम ऐसा एट्राजिन है जो कि एक्चुअल में हर्बिसाइड को क्या करेगा, किल करेगा। समझ में आई क्या बात, क्लियर है। यहां पर जो 1 kg प्रोडक्ट जो है वो 1 kg आया है और उस 1 kg में कितना परसेंट है, 80% है। ये कंफ्यूजन करने वाली चीज थी जो मैंने आपको बताई है। 1 kg फॉर्मुलेशन हो गया, उस 1 kg फॉर्मुलेशन का कितना परसेंट है, 80% है। जैसे मान लो यहां पर मैं लिखता सीमाजीन 50% वेटेबल पाउडर एट द रेट ऑफ 1 kg AI पर हेक्टेयर। इसका मतलब यहां पर कितना केजी, कितना ग्राम जो है, 500 ग्राम ऐसा सीमाजीन है जो एक्चुअल में एक्टिव इंग्रेडिएंट के रूप में काम करेगा। ये पॉइंट आपको यहां पर समझने की बात थी, समझ लिया। अगर ये पॉइंट समझ में आ गया तो जो आपका न्यूमेरिकल जो आता है कमर्शियल डोज ऑफ हर्बिसाइड कैलकुलेशन का, वो 100% राइट होगा, उसमें कोई गलती नहीं होगी। ये पॉइंट क्लियर है। इसके बाद में यहां पर आपको हम बात कर रहे थे अभी वेटेबल पाउडर के बारे में। तो वेटेबल पाउडर के अंदर मैंने बताया कि जो हर्बिसाइडल फॉर्मुलेशन है वो किस फॉर्म में है, पाउडर फॉर्म में, लेस सोल्यूबल इन वाटर। अगर कंप्लीटली सोल्यूबल होता तो क्या कहते हैं उसको, सोल्यूबल पाउडर बोलते हैं। वेटेबल पाउडर में हमने कहा कि ये वाटर के अंदर क्या होता है, कम घुलनशील होता है। ठीक है, तो कम घुलनशील है यानी क्या बनाएगा, कोई ना कोई पार्टिकल फॉर्म में रहेगा, यानी हेट्रोजीनस सॉल्यूशन बनाएगा। इसके एग्जांपल क्या लिखा, एट्राजिन 80%, डायूरोन 80%, आइसोप्रोटेरोन 70%, सीमाजीन 50% वेटेबल पाउडर। इनका मतलब भी समझ गए। 2 पॉइंट और मैं आप लोगों को यहां पर ऐड करना चाहूंगा, स्लाइड चेंज कर लेते ना तो सही रहेगा। चलो 2 पॉइंट और जो है वेटेबल पाउडर के अंदर ऐड करना चाहेंगे कि इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट जो परसेंटेज होता है वो मोर देन 50% होता है। कितना होता है, मोर देन 50% होता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस प्रकार के फॉर्मुलेशन के अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट का जो परसेंटेज है वो कितने से ज्यादा होता है, 50%। एक बार इन एग्जांपल को देखो, क्या क्या आपको यहाँ पर कोई भी कंसंट्रेशन 50% से कम नजर आ रही है, क्या नहीं आ रही है। इसका मतलब जो वेटेबल पाउडर के अंदर जो फॉर्मुलेशन बनेगा उसके अंदर हमेशा एक्टिव इंग्रेडिएंट की मात्रा कितने परसेंट से ज्यादा रहेगी, 50% से ज्यादा रहेगी। चीज क्लियर है। सेकंड पॉइंट यहां पर आप देखिए कि यहां लिखा हुआ है लेस सोल्यूबल इन वाटर। जब कोई चीज मान लो वाटर के अंदर हमने डाली है और वो कंप्लीटली सोल्यूबलाइज नहीं होगी, पार्टिकल फॉर्म में रहेगी, तो आपको जो है स्टोक्स लॉ के बारे में भी सर ने बताया होगा, सोइल साइंस जब आपको पढ़ाई होगी, मैकेनिकल एनालिसिस का एक तरीका है जिसके अंदर क्या होता है कि जो वेलोसिटी फॉल ऑफ अ पार्टिकल, यानी किसी एक पर्टिकुलर एक्वेस सॉल्यूशन के अंदर सोइल का पार्टिकल कितना नीचे आकर बैठेगा, ये डिपेंड करता है उसकी त्रिज्या पर। जितना ज्यादा बड़ा आकार होगा उतनी जल्दी वो आकर जो है यहाँ पर जमा हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर पाउडर फॉर्म में था यानी सोल्यूबल नहीं हुआ, तो वो पार्टिकल आकर क्या होंगे, नीचे आकर बैठेंगे। नीचे आकर बैठेंगे जिसको हम बोलते हैं सेटलिंग। क्या बोलते हैं, सेटलिंग। सेट होना मतलब सेटलिंग होना। तो यहाँ पर पार्टिकल के सेटलिंग होने के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो इस वजह से हमें कंटिन्यूसली क्या करना पड़ेगा, एजिटेशन करना पड़ेगा। एजिटेशन का मतलब जो है रोड के माध्यम से, छड़ के माध्यम से उसको हिलाना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि जो हर्बिसाइडल फॉर्मुलेशन वेटेबल पाउडर की फॉर्म में आता है और जब फार्मर उसको छिड़कता है तो बार बार वो क्या करता है, टंकी के अंदर जो है उसको हिलाता है या मिलाता है। क्लियर है। लेकिन ऐसे फॉर्मुलेशन जो सोल्यूबल पाउडर की फॉर्म में होते हैं उनको एक बार डालने के बाद वो उसको कोई मिक्सअप नहीं करता है या कोई उसके अंदर एजिटेशन नहीं करता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, किस प्रकार के फॉर्मुलेशन के अंदर एजिटेशन यानी जो है उस सॉल्यूशन को हिलाने की आवश्यकता होती है, तो किसको होती है, वेटेबल पाउडर को। क्लियर है। ये पॉइंट भी जो है आपको याद रखना है। ठीक है। कंटिन्यूअस एजिटेशन require to prevent settling of powders molecules।
अंग्रेजी में लिखा हुआ है कंटिन्यूअस एजिटेशन। कंटिन्यूअस एजिटेशन का मतलब क्या है? लगातार हमें क्या करना पड़ेगा? एजिटेशन करना पड़ेगा, छड़ को जो है हिलाना पड़ेगा। रिक्वायर यानी आवश्यक होता है, टू प्रिवेंट यानी रोकने के लिए, किसको? सेटलिंग। किसकी सेटलिंग? ऑफ पाउडर मॉलिक्यूल्स। इसको हम क्या बोलते हैं? वेटेबल पाउडर कहा जाता है। यहां तक क्लियर है आपको? फटाफट से 100 की स्पीड में जो है आप इनको लिखिए, फिर हम लिक्विड फॉर्म में जो फॉर्मेशन आता है उसके बारे में बात करेंगे। क्या आया था? कल आया था ना? पारुल बोलो। गुड इवनिंग सर। सर ये केजी वाला एक बार फिर से समझा दीजिए। केजी वाला एक बार फिर से समझा देंगे। केजी वाले का अभी एक बार इसमें न्यूमेरिकल करेंगे अपन एक बार, है ना? एक बार आप इसको लिखो, वहां और अच्छे से समझ में आएगा आपको। हर्बिसाइड फॉर्मुलेशन के अंदर ये चारों चीजें होती है, इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। सॉल्वेंट या कैरियर का मतलब क्या होता है कि जो उनको एप्लीकेशन को इजी बनाएगा उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट, ठीक है, या कैरियर कहा जाएगा। सेफनर या क्रॉप प्रोटेक्टेंट हर्बिसाइड फॉर्मुलेशन के अंदर ऐसा केमिकल जो क्रॉप प्लांट के को हार्मफुल इफेक्ट से बचाने का काम करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? सेफनर या क्रॉप प्रोटेक्टेंट। अगला है एडजुएंट। एडजुएंट का मतलब जो है उसकी हर्बिसाइडल एफिशिएंसी को इंक्रीज करने का काम करते हैं, उनको हम बोलते हैं एडजुएंट। ये आपके सिलेबस में दे रखे हैं तो इनके बारे में बात करेंगे। लिखा है यहां तक? सॉल्वेंट और कैरियर, नीचे लिखा हुआ है कैरियर। ये 100 केजी वगैरह को इसको याद मत रखना। क्या चीज? एडजेंट्स में शैम्पू, बिल्कुल शैम्पू इनके अंदर यूज किया जाता है। शैम्पू हो गया, डिटर्जेंट हो गया, ये सब इनके अंदर यूज किया जाता है। क्रॉप प्रोटेक्टेंट, प्रोटेस्ट नहीं है, प्रोटेक्टेंट है, प्रोटेक्टेंट प्लस एडजुएंट। लिख लिया? टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशन के अंदर फर्स्ट वन है सोल्यूबल पाउडर। तो सोल्यूबल पाउडर क्या होता है कि ऐसा हर्बिसाइडल फॉर्मुलेशन जिनके अंदर या जो है किस फॉर्म में होते हैं? पाउडर की फॉर्म में होते हैं, वाटर के अंदर मिलाने पर कंप्लीटली सोल्यूबलाइज हो जाते हैं और सॉल्यूशन जो है वो होमोजीनस सॉल्यूशन होता है। 2,4-D सोडियम साल्ट या सोडियम साल्ट ऑफ 2,4-D भी आपको मेंशन होगा कहीं ना कहीं। नमक को जब आप पानी में घोलते हो तो क्या आप नमक के कणों को अलग कर सकते हो? क्या कर सकते हो विष्णु भाई? कर सकते हो? नहीं कर सकते, मतलब कंप्लीटली सोल्यूबलाइज हो जाते हैं। मींस यहाँ पर एक वर्ड आपको लिखा हुआ है सोडियम साल्ट, यानी एक ऐसा 2,4-D जिसके अंदर क्या है? सोडियम साल्ट है। जब साल्ट है यानी पानी के अंदर जैसे ही घोलोगे वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा? सोल्यूबलाइज हो जाएगा। एक आपको याद हो गया भाई, 2,4-D सोडियम साल्ट इसके अंदर आएगा। साल्ट मतलब आप ऐसे बोलोगे तो कहीं ना कहीं एंडोथाल, मतलब थाली के अंदर नमक डाल रहे हैं। अरे मैंने तो मेरी तरीके से याद किया, आपको आपके तरीके से याद करना है, ठीक है? डाला पोन मतलब कहीं ना कहीं जो है आपको याद रखना है इन चीजों को। एक और लिख लेना, टीसीए भी और लिख लो। टीसीए, टाई कार्बोक्सिलिक एसिड करके एक और हर्बिसाइड फॉर्मेशन आता है, टीसीए। एजेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे अभी। एजेंट्स, दोज केमिकल दैट इंप्रूव द हर्बिसाइडल एफिशिएंसी ऑफ एन हर्बिसाइड इज नोन एज एजेंट्स। ठीक है, इसके अंदर कई सारे प्रकार के होते हैं। ये इमल्सिफायर्स होते हैं, स्टिकर्स होते हैं, कपलिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है। अपन को ज्यादा डीप में नहीं जानना है, बस केवल ये याद रखना है कि क्या होता है ना। टीसीए, टीसी टाई कार्बोक्सिलिक एसिड इसको हम बोलते हैं, ठीक है। टीसीए 2,4-D सोडियम साल्ट, एंडोथाल और डालापोन जो है, ये चारों किस फॉर्मुलेशन के प्रकार है? सोल्यूबल पाउडर के। वेटेबल पाउडर फॉर्म पाउडर।
लिखा? एक चीज और याद रखना है, ऐसा नहीं है कि भाई एट्राजिन केवल वेटेबल पाउडर फॉर्म में होगा, एट्राजिन हो सकता है और किसी और तरीके से भी जो है हम इसको फॉर्मुलेशन तैयार कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक कुछ एग्जांपल है, ठीक है, इनको याद रखना है। ADIS, ठीक है, AD का मतलब 80%, I 70 और S 50% वेटेबल पाउडर। थोड़ा जल्दी लिखो, 40 मिनट। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा फॉर्मेशन का प्रकार जो कि पाउडर फॉर्म होता है लेकिन वाटर के अंदर लेस सोल्यूबल होता है, कंटिन्यूअस एजिटेशन की रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, सेटलिंग जो है ज्यादा होती है, तो उस प्रकार के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? वेटेबल पाउडर बोलते हैं, ठीक है। आजकल क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया, तो हो सकता है आपको आपकी नॉलेज को जानने के लिए जो है वो क्वेश्चन दे दिया जाए कि विच वन इज करेक्ट इनकरेक्ट इन रिलेशन टू वेटेबल पाउडर। पहला दे दिया जाए पाउडर फॉर्म में होते हैं, सेकंड दे दिया जाए कंप्लीटली सोल्यूबलाइज होते हैं, कौन सा इनकरेक्ट है। तो आपको इस तरीके से पॉइंट क्लियर रखना है, ठीक है। वेटेबल का मतलब चूर्ण या कुछ ऐसा बोला जाता है इसको, क्या कहा जाता है? मेरे को कंफर्मेशन नहीं है, वेटेबल पाउडर ही मेरे को अंग्रेजी में याद है, ठीक है। तो आप एक बार देख लेना वेटेबल को क्या बोलते हैं, ठीक है। एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है मोर देन 50% होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जो याद रखना है। कंटिन्यूअस एजिटेशन इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द सेटलिंग ऑफ पाउडर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। लिखो लिखो भीम सिंह, लिखो आराम से। कल का जो पेपर है मेरे ख्याल से कुछ अच्छे बंदे के पास गया था पेपर, तो उन्होंने अच्छा पेपर बनाया ना, लैंग्वेज अच्छी रखी। बेचारे 12th वाले जिस आस में थे कि एकमात्र ऐसी सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर जिसके अंदर 12th के बाद इतनी अच्छी पोस्ट मिल सकती है, कहीं ना कहीं हताशा उनके हाथ में मिली होगी। एग्जामिनर को पता है ये जो ऐसे पेपर बनते हैं, ये पेपर बनने से पहले लगभग 10 बार तो चेक होते होंगे, फिर भी कल के पेपर में 2 बड़ी खतरनाक गलतियां दे दी, है ना। लेक्स वाला जो क्वेश्चन था, पता नहीं कैसे कॉन्टेक्ट को कॉन्ट्रैक्ट लिख रहे हैं। चलो ठीक है, चलो। इसके बाद अभी हमने 2 प्रकार की बात करी जिसके अंदर फॉर्मेशन जो है वो किस फॉर्म में था? पाउडर फॉर्म में था। एक ऐसा था जिसमें पाउडर फॉर्म में था लेकिन कंप्लीटली सोल्यूबलाइज हो रहा था, एक ऐसा था जिसमें भी पाउडर फॉर्म में था लेकिन इनकम्प्लीटली सोल्यूबलाइज था, यानी लेस सोल्यूबल था। क्लियर है? अब यहां पर हम बात करेंगे इसी प्रकार से जो फॉर्मुलेशन है वो लिक्विड फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? लिक्विड की फॉर्म में। और इसके अंदर फर्स्ट आता है आपका थर्ड नंबर है ना, सोल्यूबल कंसंट्रेट। क्या है? सोल्यूबल कंसंट्रेट। सोल्यूबल कंसंट्रेट या इसको हम बोलते हैं नोन एज वाटर सोल्यूबल कंसंट्रेट, ठीक है। यहां पर जो फॉर्म की अगर हम बात करते हैं, फॉर्मुलेशन की फॉर्म की अगर हम बात करते हैं, तो फॉर्म क्या है? लिक्विड फॉर्म। किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में। और अगर हम बात करते हैं जिस तरीके से यहां पर कहा था कंप्लीट सोल्यूबलाइज है या नहीं है, तो यहां पर भी हम लिख सकते हैं सोल्यूबिलिटी, ठीक है। सोल्यूबिलिटी की बात करते हैं तो कंप्लीटली सोल्यूबल, ठीक। और कंप्लीटली जब सोल्यूबल होगा तो सॉल्यूशन कैसा बनेगा? सॉल्यूशन होमोजीनस बनेगा या हेट्रोजीनस बनेगा? होमोजीनस बनेगा, होमोजीनस सॉल्यूशन। अब एग्जांपल याद रखना है कौन कौन से हर्बिसाइड का फॉर्मेशन जो है सॉल्यूबल कंसंट्रेट इन नेचर होता है।
तो इसके अंदर फर्स्ट याद रखना है आपको 2,4-D एमाइन, 2,4-D एमाइन। ए से याद रखना है एडी, ठीक है, डाइकम्बा, डी का मतलब क्या हो जाएगा डाइकम्बा, और डी से ही वापस याद रखना है डीपी यानी डाइक्वाट एंड पैराक्वाट। कौन कौन सा है, डाइक्वाट है एंड पैराक्वाट है। एक बार समझने की कोशिश करना कि यदि अगर हम बात करते हैं ऐसा हेर्बिसाइडल फॉर्मुलेशन जिसके अंदर जो है फॉर्मुलेशन किस नेचर का है, वाटर सोल्यूबल, लिक्विड फॉर्म का, किस फॉर्म का है, लिक्विड फॉर्म का है, किस फॉर्म का है, लिक्विड फॉर्म का, लिक्विड फॉर्म का है। पहले हमने किसके बारे में बात की थी, पाउडर फॉर्म के थे, उनमें से एक ऐसा था जो कंप्लीटली सोल्यूबलाइज था, एक ऐसा था जो इनकम्प्लीट यानी लेस सोल्यूबल है। क्लियर है। अब हम एक लेकर आए जिसको हम बोल रहे हैं सोल्यूबल कंसंट्रेट। क्या बोल रहे हैं, सोल्यूबल कंसंट्रेट। सोल्यूबल कंसंट्रेट का मतलब क्या हो गया कि ऐसा हेर्बिसाइडल फॉर्मुलेशन जो कि लिक्विड फॉर्म में होगा, लेकिन जैसे हम उसको वाटर में ऐड करेंगे वो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली सोल्यूबलाइज हो जाएगा। जब कंप्लीटली सोल्यूबलाइज होगा तो जाहिर सी बात है सॉल्यूशन कैसा बनेगा, होमोजेनस सॉल्यूशन बनेगा, जिसके एग्जांपल क्या है, 2,4-D एमाइन है, एमाइन के बाद एडी यानी डाइकम्बा है, डी से याद रखो डीपी, डाइक्वाट एंड पैराक्वाट है। तो डाइक्वाट, पैराक्वाट, डाइकम्बा और 2,4-D एमाइन जो है इनका फॉर्मुलेशन नेचर किस प्रकार का होता है, सोल्यूबल कंसंट्रेट होता है। और सोल्यूबल कंसंट्रेट किसमें सोल्यूबल हो रहे हैं, ये वाटर के अंदर सोल्यूबल हो रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या बोला, वाटर सोल्यूबल कंसंट्रेट। क्लियर है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस प्रकार के फॉर्मुलेशन को वाटर सोल्यूबल कंसंट्रेट कहा जाता है, क्या आपको सोल्यूबल पाउडर को कहा जाता है, वेटेबल पाउडर को कहा जाता है, या सोल्यूबल कंसंट्रेट को कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, सोल्यूबल कंसंट्रेट। कौन सा ऐसा फॉर्मुलेशन का नेचर है जिसके अंदर फॉर्मुलेशन जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है और वाटर के अंदर कंप्लीटली सोल्यूबलाइज हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सोल्यूबल कंसंट्रेट। डाइक्वाट, पैराक्वाट, डाइकम्बा, 2,4-D एमाइन जो है वो किस प्रकार के फॉर्मुलेशन के एग्जांपल हैं, सोल्यूबल। 2,4-D सोडियम साल्ट किस प्रकार का एग्जांपल है, साल्ट आ गया, नमक याद आ गया, नमक यानी कंप्लीटली सोल्यूबलाइज, लेकिन पाउडर की फॉर्म में आता है आपका नमक, यानी वो किस नेचर का हो जाएगा, सोल्यूबल पाउडर। लेकिन 2,4-D एमाइन किस नेचर का है, सोल्यूबल कंसंट्रेट। ये चीज आपको याद रखना है। यहां तक समझ में आया। एक और इसके अंदर जो है उसी तरीके से 4th नंबर का, जिसको हम बोलते हैं लिक्विड सस्पेंशन। क्या बोलते हैं, लिक्विड सस्पेंशन। लिक्विड सस्पेंशन क्या होता है, वहां पर तो हमने बात की थी वेटेबल पाउडर के अंदर कि पाउडर की फॉर्म में है लेकिन वाटर के अंदर क्या था, लेस सोल्यूबल था। यहां पर एक पॉइंट आपको याद रखना है कि फॉर्म की बात करते हैं तो फॉर्म किस नेचर का हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म। कौन सी फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म है। लेकिन एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है अगर हम बात करते हैं सोल्यूबिलिटी की, सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी के अंदर याद रखना है इनसोल्यूबल इन वाटर। क्या है, इनसोल्यूबल इन वाटर बट सोल्यूबल, या फिर नीचे की साइड में लिख देते हैं इनसोल्यूबल इन वाटर बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। किसके अंदर सोल्यूबल होगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूबल होगा। वाटर के अंदर तो क्या है, इनसोल्यूबल है, लेकिन किसके अंदर सोल्यूबल है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इसके 3 एग्जांपल है जो आपको याद रखना है, ठीक है। एनसीए क्या है, नेशनल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, ऐसा नहीं है ना। एन का मतलब है नाइट्रा लाइन, ठीक है। सी का मतलब है साइप्रा मैथ्रीन, ए का मतलब है एट्राजीन, साइप्रामेथ्रिन, साइप्राजीन है ये, सॉरी साइप्राजीन, साइप्राजीन। कौन कौन सा है, नाइट्रालीन, साइप्राजीन और एट्राजीन। शॉर्ट में बोले तो क्या, एनसीए। एनसीए किस प्रकार का है, लिक्विड सस्पेंशन। 2 चीजें आएंगी लिक्विड फॉर्म के अंदर, कौन कौन सी, सोल्यूबल कंसंट्रेट और लिक्विड सस्पेंशन। सोल्यूबल कंसंट्रेट के अंदर तो फॉर्मुलेशन लिक्विड फॉर्म का था, वाटर के अंदर ऐड करने के बाद कंप्लीटली सोल्यूबलाइज हो गया और कंप्लीटली सोल्यूबलाइज होकर क्या बना रहा है, होमोजेनस सॉल्यूशन। एग्जांपल एक याद रखना है 2,4-D एमाइन, क्योंकि इसका एक भाई था जो पाउडर फॉर्म में था, वाटर के अंदर डालकर वो भी कंप्लीटली सोल्यूबलाइज हो रहा था। ये दूसरा है जो कि वाटर के अंदर ही सोल्यूबलाइज हो रहा है, लेकिन नेचर किस प्रकार का है, किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में, जिसका नाम क्या है, 2,4-D एमाइन है। क्या है, 2,4-D एमाइन। आपने देखा होगा कि जब 2 सगे भाई होते हैं तो उनके लिए जो जुड़वा होते हैं उनके लिए ड्रेस कोड भी सेम बनवाया जाता है। अधिकांश ये चीजें हैं, 2 बच्चे अगर जुड़वा होते हैं तो उनके लिए ड्रेस कोड भी सेम लाया जाता है, कानून में
छेद भी जो है सेम प्रकार के करवाए जाते हैं, सेम प्रकार की बाली बनवाई जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 2,4-D के अंदर दो चीजें आई, एक साल्ट आया, एक एमाइन आया। साल्ट जो है वो किस नेचर का है? सोल्यूबल पाउडर। एमाइन किस नेचर का है? सोल्यूबल कंसंट्रेट। वो भी वाटर में कंप्लीटली सोल्यूबलाइज था, ये भी वाटर के अंदर कंप्लीटली सोल्यूबलाइज है, लेकिन वो पाउडर फॉर्म में था और ये लिक्विड फॉर्म में। ए याद हो गया तो ए के बाद में डी याद करना है, और डी जब भी आएगा तो हमें डीपी को तो याद रखना है। यानी डाइक्वाट और पैराक्वाट भी किस नेचर के होते हैं? सोल्यूबल कंसंट्रेट नेचर के होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल में लिख दूं कि डाइक्वाट 50% SC। डाइक्वाट 50% SC का मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि जो फॉर्मुलेशन है वो फॉर्मुलेशन किस प्रकार का है? सोल्यूबल कंसंट्रेट है, उसके अंदर डाइक्वाट है, लेकिन डाइक्वाट की जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो कितना है? 50% है। जैसे 1 kg अगर डाइक्वाट है जो कि SC का है, मतलब सोल्यूबल कंसंट्रेट का है, तो उसमें 500 ग्राम ही ऐसा डाइक्वाट है जो हर्बिसाइडल एक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ये पॉइंट यहां पर मैं कहना चाहता हूं। इसके बाद है लिक्विड सस्पेंशन। लिक्विड सस्पेंशन कब बनता है? निलंबन कब बनता है? जब कंप्लीटली सोल्यूबलाइज नहीं होती है कोई चीज, तब क्या बनता है? सस्पेंशन बनता है। यानी ये वाटर के अंदर तो क्या है? इनसोल्यूबल है। तो हम वाटर के अंदर इनसोल्यूबल है तो कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाएंगे जिसके अंदर इसको क्या करेंगे? सोल्यूबलाइज करते हैं। तो लिक्विड सस्पेंशन भी किस नेचर का है? लिक्विड फॉर्म का है। इनसोल्यूबल इन वाटर, लेकिन सोल्यूबल किस में है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? ऐसा हर्बिसाइडल फॉर्मुलेशन जो कि जिसके अंदर किस फॉर्म का होता है? लिक्विड फॉर्म का होता है। किस फॉर्म का होता है? लिक्विड फॉर्म का होता है, लेकिन वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूबलाइज होता है। उसका नाम क्या है? लिक्विड सस्पेंशन। क्या है? लिक्विड। ऐसा फॉर्मुलेशन जो कि लिक्विड फॉर्म का है लेकिन वाटर के अंदर कंप्लीटली सोल्यूबलाइज हो रहा है, तो सोल्यूबल कंसंट्रेट। समझ में आया? सस्पेंशन वर्ड आते हैं आपके दिमाग में आना चाहिए कि वाटर के अंदर तो इनसोल्यूबल है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या है? सोल्यूबल है। और NCA, नाइट्रालीन, साइप्राजीन और एट्राजीन, ये तीनों जो है किस प्रकार के फॉर्मुलेशन के उदाहरण है? लिक्विड सस्पेंशन। यहां पर आपने देखा एट्राजीन जो है इसमें भी आ रहा है और वेटेबल पाउडर में भी आ रहा है, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा कि पर्टिकुलर हेर्बिसाइड जो है वो किस नेचर का होता है, पर्टिकुलर हेर्बिसाइड किस नेचर का होता है। ऐसा भी नहीं पूछा जाएगा कि डाइक्वाट किस फॉर्मुलेशन का एग्जांपल है, ऐसा कतई नहीं आएगा। यहां पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं कि इस SC का मतलब क्या है, इस SC का मतलब क्या है, इस WB का मतलब क्या है, ठीक है, या फिर इस LS का मतलब क्या है, ठीक है। इस प्रकार से जो है आपको कुछ पूछा जा सकता है, या फिर एक टर्मिनोलॉजी देकर आपसे डेफिनेशन पूछा जा सकता है कि कोई फॉर्मुलेशन है, इस फॉर्म का है, इसमें सोल्यूबल होता है, इसमें इनसोल्यूबल होता है, इसका नाम क्या है, ठीक है। समझ में आया ये चीज? ठीक है, इनको आप दोनों को लिखिए फटाफट। पीपीटी ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। पीपीटी ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन में 1-2 दिन के अंदर आपको प्रोवाइड कराता हूं, और मैंने आपको पहले भी एक बुक बताई थी, एग्रोनॉमी फैक्ट्स फॉर कंपटीशन। वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आपको कुछ क्रॉप्स जो है, अभी आपके पास बहुत लंबा टाइम है, ठीक है। जून में पेपर होने वाला है, अभी आपका फरवरी चल रहा है, मार्च, अप्रैल, मई, 3 महीने आपके बाकी हैं। मैं यूं नहीं बोलता कि आपको पूरा जोर जो है क्रॉप प्रोडक्शन पे देना है, लेकिन कुछ क्रॉप्स हैं जिनके बारे में आपको थोड़ा सा स्टडी कर लेना है। एक बार मैं भी जो है सफर ऊपर से जो है उनको कवर करा दूंगा, ठीक है। लेकिन क्रॉप प्रोडक्शन पे जाने से अच्छा है आप अपने माइनर को जो है बहुत अच्छे से रखो, ठीक है। माइनर सब्जेक्ट पे अच्छे से कमांड बनाओ। ज्यादा नहीं हो सकता है तो जो आपके सिलेबस में जो लाइन दे रखी है ना, उसका तो इस तरीके से ऑपरेशन करो कि कोई डॉक्टर भी अगर उसके वापस एनालिसिस करे तो कोई चीज छूट ना पाए। कैसे? जैसे मान लो आपको दे रखा है कोई टर्म, हो गया क्रेडिट, आपको दे रखा है इकोनॉमिक्स में एक वर्ड दे रखा है क्रेडिट, तो आप अपने आप में उस्ताद बनो कि किसकी क्या मजाल कि मेरे से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्रेडिट में से क्या पूछेगा? विष्णु अगर पेपर बनाएगा तो पहला क्वेश्चन आएगा कि क्रेडिट किस लैंग्वेज का वर्ड है, बताएंगे कि भाई इस लैंग्वेज का वर्ड है। क्रेडो मतलब होता है ट्रस्ट यू या जो भी है वो होता है। क्रेडिट कितने प्रकार का होता है? शॉर्ट टर्म होता है, मीडियम टर्म होता है, लॉन्ग टर्म होता है। शॉर्ट टर्म का ड्यूरेशन कितना होता है, मतलब कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। अब मान लो जैसे आपने फॉर्मुलेशन की बात है, तो पहला क्वेश्चन आएगा ये फॉर्मुलेशन क्या होता है, फॉर्मुलेशन क्या होता है। दिमाग में लगाओ कि भाई एक ऐसी चीज है, एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। अपन को याद है, मतलब इस क्वेश्चन को लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। फॉर्मुलेशन के प्रकार की अगर हम बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले आया आपका सोल्यूबल पाउडर, यानी ऐसा फॉर्मुलेशन जिसके अंदर एक जो फॉर्मुलेशन है वो किस नेचर का है? पाउडर फॉर्म का है। वाटर के अंदर ऐड करेंगे कंप्लीटली सोल्यूबलाइज हो जाएगा। क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको अपने माइंड में जनरेट करना है, इतना सफिशिएंट टाइम आपके पास अभी है, ठीक है। ज्यादा नहीं हो सकता है तो जो सिलेबस में जो लाइन दे रखी है ना, उसको इस तरीके से उसका मर्डर करो कि पता भी नहीं लगा पाए। अगर सीबीआई में भी अगर जांच चली जाए तो वो भी पता नहीं लगा पाए कि उन्होंने तैयारी किस तरीके से किया है। और एक्चुअल में किसी भी एग्जाम के अंदर जो पास होने का तरीका है वो यही है, जो टॉपिक आपको दे रखा है उसमें इन डेप्थ में चले जाओ आप।
इन डेप्थ में आप कवर कर लो, कहां से क्वेश्चन पूछेंगे। अगर फिर भी क्वेश्चन पूछता है फिर अपन को ज्यादा उस्ताद नहीं बनना है, उस क्वेश्चन को जैसा आया वैसा उसको छोड़ देना है। तो सीधी बात है, सुपरवाइजर के अंदर कल जो है 2-3 करंट के क्वेश्चन पूछा गया है, बच्चे बोल रहे हैं कि करंट भी पूछी गई है। अरे भाई वो करंट पूछी गई है तो आप उसको छोड़ भी तो सकते हो ना, है ना। वेरी गुड ये अच्छा किया। पीजी के अंदर यही होता है भाई, 100 क्वेश्चन आए तो आपको सारे क्वेश्चन में अपना एक्यूरेसी थोड़ा ना शो करना है। जो आपका पार्ट था जहां से क्वेश्चन पूछा गया उसको आप 100% रखो। मान लो एक्यूरेसी 100% किसी की भी नहीं होती, 90% तो अपना क्वेश्चन राइट होंगे, 10% को छोड़ दो जो बाहर से आए। तो वो चीजें हैं। एक बार आप लोगों ने यहां तक लिखा? चलिए सर, मैं जीकेपी आपका हूँ, राजस्थान प्री पीजी का फॉर्म फिल कर सकता हूँ। आप सर, मैं जीकेपी मतलब क्या होता है भाई? जीकेपी का मतलब क्या है? जीकेपी क्या होता है? चलो कोई दिक्कत नहीं, ये बता देंगे आराम से। रंजन सिंह, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के एग्जाम्पल जो है हम बोल सकते हैं कि जैसे चारकोल हो गया, ये सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है, चारकोल हो गया, और भी 2-3 चीजें जो मैं एक साथ आपको एनलिस्ट करा दूंगा अभी, ठीक है, एक टेबल फॉर्म में, उसकी बात कर लेंगे। एक इसी तरीके से जो है लिक्विड सस्पेंशन के बाद आता है इमल्सिफायर कंसंट्रेट। नाम सुना है इमल्सिफायर कंसंट्रेट का? फिफ्थ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इमल्सिफायर कंसंट्रेट। इमल्सिफायर कंसंट्रेट ये भी एक किसका प्रकार है? फॉर्मेशन का एक प्रकार है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं पहली चीज, फोम की बात करते हैं तो फोम जो है इसकी भी किस फॉर्म में होता है? ये लिक्विड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है, सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी की बात करते हैं तो इसके अंदर याद रखना है सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट देन एडेड इन वाटर, या फिर इसको ऐसे लिखेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा आपको, देन एडेड इन वाटर देन एड इमल्सिफायर। इसके एग्जाम्पल आपको याद रखना है 2,4-D एस्टर, 2,4-D एस्टर, एक डाई एलिएट इसके अंदर याद रखना है। ठीक है, 2,4-D एस्टर, डाई एलिएट, ये दो नाम आपको याद रखना है इमल्सिफायर कंसंट्रेट के अंदर। 2,4-D एस्टर है, 2,4-D एस्टर। अभी हम समझते हैं इसको, एक बार आप लिखो और लास्ट में लिखना ग्रेनुअल्स में, यहां पर एक पॉइंट लिखना, एक्टिव इंग्रेडिएंट परसेंटेज 1 to 20%। एग्जाम्पल के अंदर 2,4-D सॉरी 2,4-D ई का मतलब होता है इथाइल एस्टर। एक बार आप इसको लिखिए फिर इसको समझते हैं अपन। डाई एलिएट, डाई एलिएट, डाई एलिएट। आपने नाइट्रोफेन का नाम सुना है क्या? कहां सुना था नाइट्रोफेन का? नाइट्रोफेन, एला, नाइट फेन का नहीं, नाइट्रोफेन। ठीक है, सोयाबीन का बड़ा फेन है ये। ठीक है, सोयाबीन के अंदर प्री इमरजेंस के रूप में हम नाइट्रोफेन का एप्लीकेशन करते हैं, जिसको हम टॉक E25 के नाम से जानते हैं। ठीक है, एलाक्लोर, एलाक्लोर का जो ट्रेड नेम है लासो। वेरी गुड। ठीक है, एक बार हम इनके सारे ट्रेड नेम भी याद रखेंगे। तो इमल्सिफायर कंसंट्रेट में 2,4-D एस्टर, डाई एलिएट, नाइट्रोफेन और एलाक्लोर। ग्रेनुअल्स के अंदर 1 to 20% क्या है? एआई है। ब्यूटेलाक्लोर 2,4-D ई का मतलब है इथाइल एस्टर। क्या है? इथाइल एस्टर।
ये आप लिखिए। ये राजन सिंह जो है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, ये यूं कहना चाहते हैं कि सर मैं जीकेपी मतलब गोरखपुर यूपी का रहने वाला हूँ। जीकेपी यूपी यानी जीकेपी का मतलब गोरखपुर, ठीक है। जैसे उदयपुर को यूडी बोलते हैं, यूडीआई बोलते हैं। क्या राजस्थान प्रीपीजी का फॉर्म फिल कर सकता हूँ? राजस्थान प्रीपीजी का फॉर्म फिल कर सकते हैं क्या? ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है। राजस्थान प्रीपीजी का वही फॉर्म फिल कर सकता है जो राजस्थान का डोमिसाइल हो, राजस्थान का मूल निवासी हो, ठीक है। वही जो है इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। कुछ भी नहीं होती है। एक बार कंफर्मेशन करके मैं भी आपको बता दूंगा, ठीक है। चलो ये लिखा आपने एक बार इसको समझ लेते हैं। इसके पहले हमने 4 चीजों के बारे में बात किया है, उन 4 चीजों को एक बार समझ लेते हैं। 4 चीजों के अंदर हम 2 ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है। एक बार के लिए ठीक। इसके अंदर अगर मैं बात करता हूं तो सोल्यूबल पाउडर और एक है वेटेबल पाउडर, ठीक। इधर अगर मैं लिखता हूं तो हो जाएगा सोल्यूबल कंसंट्रेट और हो जाएगा लिक्विड सस्पेंशन। यही पढ़ा अब तक हमने। सोल्यूबल पाउडर के अंदर किस फॉर्म में है? पाउडर फॉर्म में। वाटर के अंदर मिलाते हैं, कंप्लीटली सोल्यूबलाइज हो जाता है, जिसके अंदर 2,4-D सोडियम साल्ट है। टी आया यानी टीसी आया, टीसी आया यानी हमने नमक डाला, थाली में डाला यानी डाइएलिएट, सॉरी एंडोथाल। क्या है? एंडोथाल। एंडोथाल यानी डालापोन, ठीक है। ये सारे किसके एग्जांपल हो गए आपके? सोल्यूबल पाउडर के। फिर सोल्यूबल पाउडर से ही मिलता जुलता था वेटेबल पाउडर, लेकिन एक कैरेक्टरिस्टिक्स अलग था कि ये वाटर के अंदर क्या है? लेस सोल्यूबल है। लेस सोल्यूबल है तो वाटर में जब मिला रहे हैं तो कंटिन्यूअसली हमें एजिटेशन करना है ताकि सेटलिंग ना हो। वेटेबल पाउडर के अंदर हमने कहा कि 50% से मोर देन क्या होना चाहिए? एक्टिव इंग्रेडिएंट होना चाहिए, जिसके अंदर हमें एक ट्रिक याद की, एडी आईएस। एस जो है 5 की तरह है, यानी 50% से क्या होगा? ज्यादा है। तो I7, ठीक है, I5 I6 तो आ गया I7 यानी 70% से ज्यादा है। एडी यानी 80% से ज्यादा, यानी एट्राजिन, और डी का मतलब क्या है? डाइयूरो, ठीक है। तो इनका परसेंट कितना है? 80% है। क्लियर है? इसके बाद सोल्यूबल कंसंट्रेट यानी जो किस फॉर्म में था? लिक्विड फॉर्म में था। वाटर के अंदर मिला रहे हैं, कंप्लीटली सोल्यूबलाइज हो रहा है, लिक्विड सस्पेंशन बोल रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर इसका भाई कौन था? 2,4-D सोडियम साल्ट था। इसका नाम क्या है? 2,4-D एमाइन है। क्या है? 2,4-D एमाइन। ए आ गया तो डी पकड़ लिया, डी यानी डाइकम्बा हो गया। डी की जब भी याद आएगी तो हम किसको याद करेंगे? डाइक्वाट और पैराक्वाट को याद करेंगे। क्लियर है? एक और बचा लिक्विड सस्पेंशन। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि होता तो इसकी तरह ही है, होता तो इसकी तरह है, लेकिन यहां पर ये किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। लिक्विड फॉर्म में लेकिन वाटर के अंदर इनसोल्यूबल है, तो इसको हम सोल्यूबल किस में करते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूबल करते हैं। और इसका एग्जांपल क्या है? एनसी है, नाइट्रालाइन है, साइप्राजीन है और एट्राजीन है। यहां तक की बात समझ में? लेकिन मैंने लास्ट में आपको 2 और लिखा दिया, एक इमल्सिफायर कंसंट्रेट लिखा दिया और एक ग्रेनुअल्स लिखा दिया, ठीक है। अब बात करते हैं इमल्सिफायर कंसंट्रेट की। इमल्सिफायर कंसंट्रेट क्या है कि किस फॉर्म में है? फॉर्मुलेशन लिक्विड फॉर्म में है। किसमें सोल्यूबल है? ऑर्गेनिक सोल्यूबल। फिर किसमें ऐड कर रहे हैं? वाटर में। और फिर क्या ऐड कर रहे हैं? इमल्सिफायर। अब ये इमल्सिफायर क्या है? इमल्सिफायर एक ऐसी चीज है जो क्या करता है? सरफेस प्रॉपर्टीज को बढ़ाने का काम करता है, उस हर्बिसाइड के रिटेंशन को बढ़ाने का काम करता है। इमल्सिफायर एजेंट आपने नाम सुना होगा, ऐसा केमिकल जो क्या करेगा? उसको सरफेस प्रॉपर्टीज को बढ़ाएगा, यानी कहीं ना कहीं उसके रिटेंशन को बढ़ाएगा, उसकी स्टिकनेस को बढ़ाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इमल्सिफायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमल्सिफायर कहा जाता है। और इसके अंदर कौन कौन से फॉर्मुलेशन आते हैं? 2,4-D एस्टर, याद रखना है 2,4-D एस्टर। क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2,4-D एस्टर जो है किस फॉर्मुलेशन का एक टाइप है? इमल्सिफायर कंसंट्रेट। क्वेश्चन किसी और चीज का पूछा जाए ना जाए, लेकिन 2,4-D सोडियम साल्ट किसका एग्जांपल है? 2,4-D एमाइन किसका एग्जांपल है? 2,4-D एस्टर किसका एग्जांपल है? ये चीज आपको जरूर याद रखना है। इसके बाद डाइएलिएट, नाइट्रोफेन, एलाक्वा। याद हो जाए तो ठीक है, वरना ज्यादा लफड़े में नहीं पड़ना। इसके बाद है ग्रेनुअल्स। ग्रेनुअल्स यानी ग्रेनुअल की फॉर्म में होगा। एक्टिव इंग्रेडिएंट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है इसका कि ग्रेनुअल्स के अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट की परसेंटेज कितना होता है? तो 1 to
20%। अगर वेटेबल पाउडर में पूछा जाए तो कितना परसेंट से ज्यादा होगा? 50% से ज्यादा। अब इसके एग्जांपल क्या है? ब्यूटेला क्लोर हो गया, 2,4-DEE, ई का मतलब है इथाइल एस्टर। 2,4-D एस्टर होता तो किसका एग्जांपल होता है? ये इमल्सिफायर कंसंट्रेट का होता है। किसका होता है? इमल्सिफायर कंसंट्रेट का होता है। यहां तक समझ में आया क्या आप लोगों को? किसी को कोई कंफ्यूजन? हाँ, इमल्सिफायर का मतलब यह है कि मान लो कोई हर्बिसाइडल फॉर्मुलेशन है, उस हर्बिसाइडल फॉर्मुलेशन में अगर इन दोनों पॉइंट को हम याद रखेंगे तो ये दोनों जो है इमल्सिफायर कंसंट्रेट के एग्जांपल नहीं होंगे। ये किसके एग्जांपल हो जाएंगे? ये किसके एग्जांपल हो जाएंगे? लिक्विड सस्पेंशन के। लिक्विड सस्पेंशन में क्या था? लिक्विड फॉर्म में था। वाटर के अंदर क्या था? इनसॉल्वेंट था, लेकिन सॉल्वेंट किस में था? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के था। तो इस फॉर्मुलेशन को तो हम क्या बोल रहे हैं? लिक्विड सस्पेंशन बोल रहे हैं। लेकिन जैसे ही इस लिक्विड सस्पेंशन के अंदर में क्या ऐड कर दिया? इमल्सिफायर ऐड कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा? इमल्सिफायर कंसंट्रेट कहलाएगा। क्या कहला रहा है? इमल्सिफायर कंसंट्रेट कहला रहा है। और इमल्सिफायर क्या होते हैं? कि ऐसे केमिकल होते हैं जो इन क्रॉप जो प्लांट के ऊपर जो है उस हर्बिसाइडल के रिटेंशन को, किसको? रिटेंशन को इंक्रीज करने का काम करते हैं। अब रिटेंशन कैसे इंक्रीज होगा? रिटेंशन होगा कि भाई उसकी सरफेस प्रॉपर्टीज को जो है वो फेवरेबल बनाने का काम करेंगे, नमी बनाए रखने का काम करेंगे। तो सारे केमिकल्स किसके अंदर आते हैं? इमल्सिफायर के अंदर आते हैं। समझ में आया? ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब मैं यहां तक लिख लिया आपने। अब 2-3 क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूं। जैसे कि मान लो आपको लिखा हो 70% आइसो प्रोट्यूरॉन at the rate of 0.5 kg AI पर हेक्टेयर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? यहां पर मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि एक्चुअल में वो कितना ग्राम में बता देना या फिर केजी में बता देना, कितना केजी या कितना ग्राम आइसोप्रोट्यूरॉन ऐसा है जो एक्चुअल में वीड प्लांट को किल करेगा। बताओ। 70% तो है। मैं ग्राम या आंसर यार आप ऑप्शन में दे रखा है, ग्राम या केजी बताओ, जोर से बोलो। 350 ग्राम। आपने क्या किया कि आइसोप्रोट्यूरॉन, सॉरी एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया, यहां पर एक वर्ड लिखना भूल गया, 70% WB लिखना भूल गया। 70% वेटेबल पाउडर। इसका मतलब क्या हुआ? फॉर्मुलेशन किस में है? वेटेबल पाउडर में। किस फॉर्म में है? वेटेबल पाउडर। और किसका वेटेबल पाउडर है? वो आइसोप्रोट्यूरॉन का। मतलब जितना वेटेबल पाउडर है, जितना फॉर्मुलेशन है, उस फॉर्मुलेशन का कितना परसेंट? 70%। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? हर्बिसाइड रिएक्शन के लिए। तो हम देखें पहले तो ये हमारा फॉर्मुलेशन की मात्रा कितनी दे रखी है? मात्रा कितनी दे रखी है? 0.5 kg। तो इस 0.5 kg में से कितनी ऐसी मात्रा है जो एक्चुअल में हर्बिसाइडल एक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है? तो कितना परसेंट? 70%। तो इसका 70% निकालो। कैसे निकालोगे? जाहिर सी बात है भाई, 0.5 तो क्या हो गया? 0.5 तो क्या हो गया? 100 kg। अरे यार 0. या 500 ग्राम। 500 ग्राम क्या है आपका? इसका 70% निकालोगे, जो भी आएगा वो क्या रहेगा? आपके एक्टिव इंग्रेडिएंट रहेगा 350। ठीक है। अगर मान लो यहां से आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टाइम हो गया, चलो एक और मैं आपसे पूछ लेता हूं। यहां पर एक और आपको दिया होता कि नेरो लीफ वीड को किल करने के लिए वीट में जो है, चलो इसको कल समझते हैं आप, वरना अभी और कंफ्यूजन में हो जाओगे। आज की इस क्लास के अंदर आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं जो मैं एक और बार रिवाइज करा देता हूं। आज की थोड़ी क्लास थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स इसलिए कहूंगा क्योंकि फॉर्मुलेशन जो है वो बड़े कॉम्प्लेक्स हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक दूसरे से कोरिलेट है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन करते हैं। फॉर्मुलेशन जब भी वर्ड आएगा, फॉर्मुलेशन यानी ऐसा प्रोडक्ट जिसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट भी होगा, सॉल्वेंट भी होगा। सॉल्वेंट को ही हम कैरियर बोलते हैं, एडजुवेंट्स भी होंगे और सेफनर भी होंगे। एडजुवेंट्स क्या होता है, सेफनर क्या होते हैं, इनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, इनकी टेंशन मत लो। इसके बाद में एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है? किसी भी फॉर्मुलेशन के अंदर वह मात्रा जो एक्चुअल में हर्बिसाइड को किल करेगी, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिव इंग्रेडिएंट कहा जाता है। टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशन के अंदर सबसे पहला है सोल्यूबल पाउडर। सोल्यूबल पाउडर वर्ड से इंडिकेट हो रहा है कि हर्बिसाइडल फॉर्मुलेशन है जो पाउडर की फॉर्म में है और सोल्यूबल है, मींस वाटर के अंदर जैसे ही ऐड करेंगे कंप्लीटली सोल्यूबलाइज हो जाएगा, होमोजेनस सॉल्यूशन बनाएगा। नमक के पानी को याद करो, नमक जो है जैसे डालते हो सोल्यूबलाइज हो जाता है, यानी 2,4-D सोडियम साल्ट। ठीक है, इसके अलावा TCA हो गया, या जो भी आपको याद रखना है एक दो, एंडोथाल और डालापोन। ठीक है, डालापोन मार्केट में डाउपान के नाम से आता है, आप लिख सकते हो। इसके बाद डाउपान, चलो हम देख लेंगे इनको एक बार।
सेकंड जो है वेटेबल पाउडर। वेटेबल पाउडर के अंदर हमने कहा कि हर्बिसाइडल फॉर्मेशन जो है पाउडर फॉर्म में है, लेकिन वाटर के अंदर क्या है, लेस सोल्यूबल है, इसलिए कंटिन्यूअस एजिटेशन की रिक्वायर्ड होगी ताकि वो सेटलिंग ना हो। ठीक है, चलो कल हम कवर करते हैं। ठीक है, एक बार पढ़ के आना है इसको। ये इसलिए मैंने बताया है क्योंकि जो आपका हर्बिसाइड कैलकुलेशन का जो पार्ट है, जो कमर्शियल डोज ऑफ हर्बिसाइड कैलकुलेशन है, वो टोटल हर्बिसाइडल फॉर्मुलेशन पर डिपेंडेंट है, और इसमें आपको यही रामायण समझनी है कि ये कहना क्या चाहता है। अगर ये समझ में आ गया तो वो आपका बड़ा इजी है, मात्र 2 मिनट के अंदर जो है आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।